बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीरीज़ का 4th लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, जो है आपके टाइम वैल्यू ऑफ मनी। हम कह सकते हैं कि इट इज़ द हार्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इस चीज़ को पढ़े बगैर आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट को अच्छी तरह से समझ नहीं सकते, क्योंकि इस चीज़ के अंदर आपने जो चीज़ें स्टडी करनी हैं वो हैं आपके इंटरेस्ट हैं, वो आपके कंपाउंड इंटरेस्ट हैं, वो आपकी एन्युटीज़ हैं, वो आपके प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, कंपाउंड इंटरेस्ट हैं, प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटीज़ हैं। ये सारे के सारे एसेंशियल टॉपिक्स हैं जो आपकी फाइनेंस को समझने में आपको हेल्प। इस लेक्चर को पढ़ने के बाद you would be able to have an understanding of the following concepts. Main concept of financial management, time value of money क्या है. You would also have the concepts of present value and discounting. The topic of these lectures are covered in the chapter 6 of our textbook called Financial Management Theory and Practices. इसके बाद there are certain financial management concepts that should be kept in mind while making an analysis of a financial decision. The one-liner given here would help you in committing these concepts to your memory. देखें, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कंसेप्ट को जब हम देखते हैं तो हमारे पास हम उसको सिंपल एक लाइन के अंदर डिफाइन कर सकते हैं कि $1 today is worth more than $1 that you will earn tomorrow. मतलब ये कि आज आपके पास अगर $1 है तो 1 साल बाद उस $1 की वर्थ सेम नहीं होगी। 1 साल के बाद का $1 और आज का $1 इन दोनों की वर्थ सेम नहीं है। ये वो चीज़ है जो आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंसेप्ट आपको बता रहा है कि आज के डॉलर की वर्थ आपके 1 साल बाद के डॉलर की वर्थ से कहीं ज़्यादा है। आज $1 से आप जो चीज़ परचेज़ कर सकते हो, 1 साल बाद आप उसी डॉलर से वो चीज़ परचेज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन का फैक्टर है कि इन्फ्लेशन की वजह से आपकी चीज़ें महंगी हो रही हैं, आपकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है और उस परचेजिंग पावर की कंपनसेशन के लिए आप मार्केट से एक्स्ट्रा रिटर्न डिमांड करते हो। देखो, एक सिंपल सी चीज़ है, आप कभी भी अपनी हार्ड अर्न मनी किसी को ऐसे नहीं देते। आप जब भी उनको देते हो तो आप उनके लिए उनसे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा रिटर्न डिमांड करते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास इस टाइम 1 लाख है और उस 1 लाख से आप एक गाड़ी परचेज़ कर सकते हो, अगर आप किसी को वो 1 लाख यूज़ करने के लिए देते हो और 5 साल बाद उनसे वही 1 लाख ही रिसीव करते हो, तो 5 साल बाद आप उस 1 लाख से वो सेम गाड़ी परचेज़ नहीं कर सकते। तो इसलिए आप एटलीस्ट उस चीज़ की कंपनसेशन चाहते हो कि अगर आज मैं 1 लाख से वो गाड़ी परचेज़ कर रहा हूँ तो 5 साल बाद मुझे एटलीस्ट उतनी अमाउंट तो एक्स्ट्रा मिलनी चाहिए कि मैं उस अमाउंट से वही सेम गाड़ी परचेज़ कर सकूँ। ये है बेसिकली आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो आपको डिफ़ाइन करती है। यहाँ पर भी वो यही बात कर रहा है कि ₹1 टुडे इज़ वर्थ मोर देन ₹1 टुमारो, कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड इंटरेस्ट का कंसेप्ट है। और या वो कहता है कि ए सेफ रुपी इज़ वर्थ मोर देन ए रिस्की रुपी। देखें, हमारी मार्केट के अंदर 3 तरह के इन्वेस्टर्स नज़र आते हैं, मतलब 3 तरह के इन्वेस्टर्स बिहेवियर्स नज़र आते हैं। कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे हैं कि जो रिस्क एवर्स हैं, कुछ ऐसे नज़र आएंगे जो रिस्क टेकर होंगे, कुछ ऐसे नज़र आएंगे जो रिस्क न्यूट्रल हैं। लेकिन इन सब में एक चीज़ कॉमन है और वो ये चीज़ है कि ये तमाम इन्वेस्टर अपने रिस्क के अकॉर्डिंगली रिटर्न डिमांड कर रहे होते हैं। जो रिस्क अवर्स इन्वेस्टर हैं, मोस्टली देखा ये गया है कि आपके जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो मोस्टली रिस्क अवर्स होते हैं, जो आपकी रिस्क की मैक्सिमम कंपनसेशन चाह रहे होते हैं, या वो उस रिस्क के हेज करना चाहते हैं, या वो ऐसी मार्केट के अंदर सिक्योरिटीज़ तलाश कर रहे होते हैं जहां पर उनको रिस्क फ्री रिटर्न आपको मिल रहा हो। फॉर एग्जांपल, अगर मार्केट के अंदर अगर आपके पास 2 अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एक तरफ एक बैंक है, दूसरी तरफ एक बिज़नेस है। बैंक आपको कहता है कि आप अपना पैसा मेरे पास डिपॉजिट करो तो मैं आपको 10% इंटरेस्ट पे करूँगा, लेकिन बिज़नेस कहता है कि आप वही अपना पैसा मेरे पास
इन्वेस्ट करो तो मैं आपको वो 10% दूंगा, लेकिन एक रिस्क है कि हो सकता है कि ये 10% बढ़ भी जाए, 10% कम भी हो जाए। जहाँ पर वो रिस्क का फैक्टर आता है तो वहाँ पर आपका जो इन्वेस्टर है वो रिलेक्टेंट हो जाता है, और वो फिर उन चीज़ों के कंपैरिजन के लिए चाहता है कि वो रिस्क के अकॉर्डिंगली फिर उसका रिटर्न को डिमांड कर रहा होता है। कि वो कहता है कि अगर वही 10% मुझे बिज़नेस के अंदर रिस्क के साथ मिल रहा है तो वाई नॉट आई इन्वेस्ट माई मनी इन दी बैंक, कि यहाँ पर जो बैंक है वो मुझे रिस्क फ्री रिटर्न पे कर रहा है। लेकिन अगर मैं बैंक बिज़नेस के अंदर जाता हूँ और वहाँ पर इन्वेस्टमेंट से अगर मुझे रिस्क से वही 10% मिल रहा है तो मैं क्यों इन्वेस्ट करूँ? मुझे एटलीस्ट उसका रिस्क लेने के लिए कोई कंपनसेशन मिलनी चाहिए। मुझे एटलीस्ट 12%, 13%, 14%, एटलीस्ट 15% तो मुझे मिलना चाहिए कि मैं अगर रिस्क बेयर कर रहा हूँ। तो ये वो चीज़ देख रहा होता है एज एन इन्वेस्टर। उसके बाद है आपके पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंसेप्ट के अंदर डिस्काउंटिंग एंड एनपीवी। देखें, हमारे पास दो प्रोसेस हमें नज़र आते हैं, प्रोसेस ऑफ कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग। जब हम कंपाउंडिंग के प्रोसेस की बात करते हैं तो हम अपनी प्रेजेंट वैल्यू को, अपनी प्रेजेंट वर्थ को, अपनी प्रेजेंट मनी को हम ये देखना चाहते हैं कि ये फ्यूचर में कितनी हो जाएगी। कि आज मेरे पास अगर 100 रुपया है तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि 5 साल बाद इसकी वर्थ क्या होगी। आज जो 100 रुपया है वो बेसिकली मेरे पास जो चीज़ है वो प्रेजेंट वैल्यू है, और वो 5 साल बाद जो मैं उस चीज़ की वर्थ देखना चाहता हूँ वो बेसिकली क्या चीज़ है, उसकी फ्यूचर वैल्यू है। और जब हम प्रोसेस ऑफ कंपाउंडिंग की बात करते हैं तो हमारे कंपाउंडिंग प्रोसेस क्या कहता है कि आपने प्रेजेंट वैल्यू को कन्वर्ट करना है इनटू फ्यूचर वैल्यू एट सम सर्टेन रेट। दूसरा प्रोसेस जो है वो प्रोसेस ऑफ डिस्काउंटिंग है। डिस्काउंटिंग के अंदर आप ये देखना चाहते हो कि जो फ्यूचर में जो मुझे चीज़ मिल रही है, जो फ्यूचर में मेरे पास अगर 50 रुपया है तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि उस 50 रुपये की 5 साल बाद का जो 50 रुपया है आज उसकी वर्थ कितनी है मेरे नज़दीक। तो जब हम फ्यूचर वैल्यू को कन्वर्ट करते हैं इनटू प्रेजेंट वैल्यू तो ये प्रोसेस हमें क्या कहलाता है, प्रोसेस ऑफ डिस्काउंटिंग। अब एक चीज़, इस कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग के प्रोसेस के अंदर एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपने ये देखना है कि आप एक सर्टेन चीज़ को, सेम चीज़ का आप उसकी प्रेजेंट वैल्यू को उसकी फ्यूचर वैल्यू के साथ कंपेयर कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप 1 लीटर पानी को 1 लीटर पेट्रोल के साथ कंपेयर करो, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट कमोडिटीज़ हैं, दोनों की वर्थ डिफरेंट है। कि आप आज के 1 लीटर पानी को आप 5 साल बाद के 1 लीटर पेट्रोल के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से आपको अगर प्रोसेस ऑफ कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग के अंदर जो उन दोनों की वर्थ को कंपेयर करना है तो आप सेम चीज़ को, कि एप्पल की वर्थ आज पर एप्पल की वर्थ 5 साल बाद, इसी तरह ऑरेंज की वर्थ आज और ऑरेंज की वर्थ 5 साल बाद, इन दोनों चीज़ों का कंपैरिजन आप कर सकते हो। कि सेम चीज़ की प्रेजेंट वैल्यू को सेम चीज़ की आप ऑरेंज की प्रेजेंट वैल्यू को कंपेयर करोगे ऑरेंज की फ्यूचर वैल्यू के साथ। ये वही बात कर रहा है कि डोंट कंपेयर एप्पल टू दी ऑरेंजेस। दूसरी जो चीज़ है वो है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। देखें, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन क्या है कि आप अपने रिस्क को मिनिमाइज़ करना चाहते हो, और वो रिस्क की मिनिमाइजेशन क्या है कि आपके पास जो पैसा है आप उसका पोर्टफोलियो बनाते हो। पोर्टफोलियो क्या चीज़ है, कम्बिनेशन ऑफ 2 and more than 2 सिक्योरिटीज़ फॉर योर इन्वेस्टमेंट पर्पस। कि जब आप अपना पैसा डिफरेंट सिक्योरिटीज़ के अंदर, डिफरेंट कमोडिटीज़ के अंदर जाकर इन्वेस्ट करते हो, और ऐसी कमोडिटीज़ जिनका मार्केट के साथ जो कोरिलेशन, कुछ का कोरिलेशन पॉजिटिव होगा, कुछ का कोरिलेशन नेगेटिव होगा, जब उनके अंदर पैसा इन्वेस्ट करोगे तो वो आपके रिस्क की मिनिमाइजेशन हो जाती है। अगर आप किसी सेम सिक्योरिटी के अंदर अपनी सारा का सारा पैसा इन्वेस्ट करते हो, 100% इन्वेस्टमेंट आपकी किसी सेम सिक्योरिटी के अंदर हो जाती है, तो आपका रिस्क ये है कि आपका प्रॉफिट भी मैक्सिमम हो जाएगा और आपका लॉस भी मैक्सिमम हो जाएगा। लेकिन जब आप डिफरेंट पोर्टफोलियोज बनाते हो, अपना पैसा डिफरेंट कमोडिटीज़ के अंदर इन्वेस्ट करते हो, अगर एक मार्केट के साथ पॉजिटिव कोरिलेशन है और दूसरी का आपकी मार्केट के साथ नेगेटिव कोरिलेशन है, तो ये दोनों इन्वेस्टमेंट मार्केट के बूम या मार्केट के बस्ट की सूरत में आपका इक्विलिब्रियम, आप दोनों ही केसेस में विन विन सिचुएशन में आपको, क्योंकि आपका रिटर्न क्या होगा, इक्विलिब्रियम रिटर्न होगा। यहाँ पर वो यही बात करता है कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, कि आपका रिटर्न और आपके लॉस को, आप अपने प्रॉफिट और अपने लॉस को इक्विलिब्रियम पर लेकर आते हो थ्रू पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। आगे जाकर मज़ीद हमें इस पोर्टफोलियो थ्योरीज भी पढ़ेंगे और इसको मज़ीद किस तरह से हमारे पास टेक्निक्स क्या हैं, उन चीज़ों को डिटेल में स्टडी करेंगे। उसके बाद हमारे पास चीज़ आती है हेजिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट। यहाँ पर जो हमने काम करना है,
हम कोई इन्वेस्टर अपने रिस्क को हेज करना चाहता है। इन्वेस्टर ये चाहता है कि मैं किसी ऐसी सिक्योरिटीज़ के अंदर इन्वेस्ट करूं जहां पर मुझे रिस्क फ्री रिटर्न मिल रहा हो। वो उस चीज़ों को हेज करना चाहते हैं। वो इसलिए मार्केट के अंदर डिफरेंट किस्म की डेरिवेटिव के देखते हैं कि जहां पर वो हेजिंग कर सकते हैं, और वो डेरिवेटिव सिक्योरिटीज़ हमारे पास ऑप्शन और वो डेरिवेटिव सिक्योरिटीज़ हमें फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट या फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की सूरत में हमें नज़र आती हैं, जिससे हम अपने रिस्क को हेज करते हैं या रिस्क को मिनिमाइज़ करने की कोशिश। उसके बाद हमारे पास है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। द फर्स्ट कंसेप्ट टाइम वैल्यू ऑफ मनी सेज दैट ए रुपी इन योर हैंड टुडे इज़ वर्थ मोर देन ए रुपी दैट यू आर गोइंग टू गेट टुमारो और डे आफ्टर। This is because if you have a rupee in hand, you can put it into the bank and can earn interest on it. And tomorrow you are going to have more than 1 rupee, which of course is more desirable than having a just 1 rupee. Simple वही चीज़ है कि अगर आपके पास 1 रुपया है, आप अपने लॉकअप में रख देते हो, तो 1 साल बाद उसे निकालो तो वो 1 रुपया ही होगा। लेकिन अगर वही पैसा आप बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो या बैंक में इन्वेस्ट करते हो, तो वो 1 साल बाद आपको वो 1 रुपया नहीं मिलेगा, वो 1 रुपये से कहीं ज़्यादा अमाउंट आपको इंक्रीज़ होकर मिलेगी। ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी का फैक्टर है जो आपको कह रहा है। उसके बाद रिस्क एंड रिटर्न है। इन्वेस्टर वांट टू अर्न मैक्सिमम रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट, हाउएवर रिस्क इज़ ए कंस्ट्रेंट टू दिस ऑब्जेक्टिव। Investor dislike risk bearing unless they are adequately compensated for that. Now, the risk and return concept state that a safe rupee in your hand is better than a risky rupee which is not in your hand. ये सेम वही बात कर रहे हैं कि हर इन्वेस्टर अपनी वर्थ को अपनी कैपिटल की वैल्यू को इंक्रीज़ करना चाहता है। वो रिटर्न मैक्सिमम मार्केट से रिटर्न करना चाहता है, लेकिन ऑन द सेम टाइम वो ये चाहता है कि उसका कोई रिस्क इन्वॉल्व ना हो। वो रिस्क भी नहीं लेना चाहता। आप सिंपल वर्ड्स में यूँ कहें कि इन्वेस्टर क्या है कि वो रिस्क भी नहीं लेना चाहता और वो अपने रिटर्न को मैक्सिमाइज भी करना चाहता है। ये वो कंसेप्ट है जो हम इसको डिटेल में मज़ीद आगे। उसके बाद हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू एंड डिस्काउंटिंग है। वही प्रोसेस ऑफ जिसके यहाँ वही प्रोसेस ऑफ कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग जिसको हमने देखना है कि इसके वही प्रोसेस ऑफ कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग जिसको हमने देखना है। अब इसका ऑब्जेक्टिव है क्या? द ऑब्जेक्टिव ऑफ कैलकुलेटिंग द प्रेजेंट वैल्यू इज़ टू ट्रांसलेट द फ्यूचर कैश फ्लो इनटू प्रेजेंट टर्म। द बेसिक प्रिंसिपल इज़ टू कंपेयर एप्पल विद द एप्पल। फॉर इंस्टेंस, इफ़ यू हैव 10 rupees in your pocket today and then you have many rupees 10 years after, how you can compare the two? You can do it only by comparing the both amount at the present time. देखिए, वो सिंपल बात कर रहा है कि वो कहता है कि अगर आपकी जेब में इस वक्त 10 रुपये है और अगर आपको कहा जाता है, अगर आपकी जेब में इस वक्त 10 रुपये हैं और आपको कहा जाता है कि फ्यूचर में ये 10 रुपये आपको इंक्रीज़ होकर मिलेंगे, तो कैसे आप इन चीज़ों को कंपेयर कर सकते हैं कि आपको नो डाउट ये पता है कि आज आपके 10 रुपये हैं लेकिन फ्यूचर में आपको 105 रुपये मिलेंगे। क्या दोनों की वर्थ सेम है? और इस सेम वर्थ को देखने के लिए हम बेसिकली उसको हम उसकी डिस्काउंटिंग करते हैं, और वो डिस्काउंटिंग एक इंटरेस्ट रेट की बेस पर होती है जिसे हम नॉमिनल इंटरेस्ट रेट या स्टेटेड इंटरेस्ट रेट कहते हैं। और ये नॉमिनल इंटरेस्ट रेट क्या है? ये बेसिकली इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है जो इन्वेस्टर अपनी इन्वेस्टमेंट से डिमांड कर रहा होता है। और ये किस तरह से जनरेट करता है कि फॉर एग्जांपल वो बैंक में जाता है तो वो जो उसको रिस्क फ्री रिटर्न जो मिल रहा है वो बेसिकली उसका एक बेंचमार्क बन जाता है। बैंक उससे कहता है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें 10% इंटरेस्ट दूंगा। अब ये उसका एक बेंचमार्क सेट हो गया कि अगर मैं बिज़नेस में जाऊंगा तो बिज़नेस एटलीस्ट मुझे 10% से ज़्यादा ऑफ़र करे, क्योंकि बिज़नेस के अंदर रिस्क है और वो जो बैंक है वो मुझे रिस्क फ्री रिटर्न पे कर रहा है। तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि मुझे जो रिटर्न मिल रहा है क्या उसके 105 रुपया अगर मैं बैंक में इन्वेस्ट करूँ तो क्या ये मुझे 105 रुपये जो फ्यूचर रिटर्न मिलेगा, क्या ये दोनों एक अमाउंट है? तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि उन दोनों को फ्यूचर वैल्यू को डिस्काउंट करके देखते हैं, इनटू प्रेजेंट वैल्यू में कंपेयर करके देखते हैं कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि मुझे जो मेरा जो सर्टन रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है उसके ऊपर जो मुझे फ्यूचर में 105 रुपये मिल रहे हैं, क्या वो 105 रुपये उस रेट ऑफ रिटर्न के ऊपर मेरे 10 रुपये के इक्वल बनते हैं या नहीं बनते। ये है बेसिकली डिस्काउंटिंग का पर्पस। वी चूज़ ये उसने वही चीज़ एक्सप्लेन की हुई है। वी चूज़ द प्रेजेंट एज द मोस्ट कन्वीनियंट पॉइंट इन टाइम वेयर वी कुड कंपेयर ऑल द कैश फ्लोज टेकिंग प्लेस एट द वेरियस पॉइंट इन टाइम इन फ्यूचर।
We must compare everything at the same point in time, otherwise we would be neglecting the time value of money. और वो सेम पॉइंट क्या है चीज़ है, वो आज हमारी प्रेजेंट वैल्यू है, आज हमारा ज़ीरो पीरियड है. डिस्काउंटिंग क्या है? डिस्काउंटिंग इज डिफाइंड एज ब्रिंगिंग द फ्यूचर कैश फ्लोज टू द प्रेजेंट वैल्यू. ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ. बिफोर आंसरिंग विच अमाउंट इज ग्रेटर is aforementioned example, we need to have some concept of interest rate or the cost of money. Interest rate can also be understood as an opportunity cost. One of the simplest way of estimating what opportunity cost or interest rate should be for our discounting calculation, we can use interest rate given on the PLS account by the banker. For example, if money is deposited in a bank and getting 10% per annum, then it is the interest or opportunity cost for you. देखें, बैंक आपको कहता है कि मेरे पास आओ, मैं आपको 10% पे करता हूँ. अब इसके साथ भी आपके पास एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है. और वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है कि आपके पास 100 रुपया थे, आप उसे जाकर बैंक में डिपॉजिट करते हो कि ये 100 रुपया मुझे 10% इंक्रीज़ होकर फ्यूचर में मिलेगा. लेकिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है कि वही 100 रुपया आप अपने खुराक के ऊपर इस्तेमाल कर सकते थे. आप वही चीज़ अपने हेल्थ एंड सेफ्टी सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ कर सकते थे. और जो कि आपने इन दोनों चीज़ों को सेक्रीफाइस किया, आपने अपनी खुराक को भी सेक्रीफाइस किया, आपने अपनी सेफ्टी को भी सेक्रीफाइस किया. आपने क्या किया कि वो पैसा बैंक में जाकर इन्वेस्ट किया और बैंक से आपने 10% एक्स्ट्रा रिटर्न लिया. और ये जो इंटरेस्ट रेट है, ये बेसिकली आपकी वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है. अगर आप ऑन द अदर हैंड, अगर आप वही पैसा अपनी खुराक के ऊपर खर्च कर देते हो, तो उस खुराक के ऊपर खर्च करने की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी, वो 10% इंटरेस्ट रेट था. वो 10% इंटरेस्ट रेट था जो इसको आपने सेक्रीफाइस किया, जो बैंक आपको पे. ये वही बात कर रहे थे. This interest on PLS account becomes a minimum rate of return which any investment should be able to generate. Therefore, the interest project should offer the higher rate of return than the return on the PLS. Now, let's see the answer of the question that the 105 will be more 1 year later or 100 today. And for this we need interest or opportunity cost. It is important to understand why interest rate is called opportunity cost, because the opportunity cost essentially means the cost of taking up one option while sacrificing the. For instance, when you deposit your money in the bank, you get interest. You are sacrificing by not consuming the money to buy something for yourself. और सेकंड जो आपकी सेक्रिफिकेशन थी, सेकंड चीज़ जो आप सेक्रीफाइस कर रहे थे, वो नॉट इन्वेस्टिंग योर मनी एल्सवेयर एट द हायर रिटर्न देन द बैंक इंटरेस्ट. ये वो दो चीज़ें हैं जो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी उस बैंक के अंदर. अब यूजली when an investment option is taken up, investor forgo the option of depositing the money in a bank account and earn interest on that. The opportunity lost in this case is the opportunity cost. Now the question is, what kind of interest rate should we use? There are many interest rate quoted in the schedules of the bank, but for discounting the most commonly used rate is the nominal rate. और वो nominal rate क्या चीज़ है? वो basically stated rate of interest है जो आपको ऑफर किया जा रहा है, जो बैंक आपको एक्सप्लिसिटली कहता है कि आप हमारे पास इन्वेस्ट करें, हम आपको 10% रेट देंगे. वो रेट बेसिकली आपका बेंचमार्क बन जाता है, जिसे आप इन्वेस्टर अपने रिकॉर्ड रेट ऑफ रिटर्न के तौर पर यूज. अब ये नॉमिनल इंटरेस्ट रेट क्या है? इट इज़ यूजली पब्लिश इन द न्यूज़पेपर. नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इज़ कोटेड for 1 year by credit card companies and leasing companies because it understands the actual interest you have to pay. These companies want to create an impression that the interest charged by them is the minimum in the market. ये उन चीज़ों की कैलकुलेशन है. इन चीज़ों की कैलकुलेशन के लिए मैं आपको एक नोट शेयर करूंगा जिसके अंदर ये मैं पूरी की पूरी कैलकुलेशन करेंगे कि हम उनको दिखाएंगे कि ये आपका इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट होता कैसे है, किस तरह से हम इसकी प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, किस तरह से हम इसकी कंपाउंडिंग करते हैं. वो कंप्लीट आपको एक सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा. उन चीज़ों को आप देख लीजिएगा और वो बाद में हम उसको जो डिस्कस कर लेंगे.